नमस्कार दोस्तों। समावयवता पढ़ रहे थे अपन और उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन हमारा बचा हुआ था, सरूपण समावयवता, जिसको आज अपन कवर करने वाले हैं। एक छोटा सा पोर्शन है, 10 से 15 मिनट इसके अंदर लगेंगे और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें अपन को जाननी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती हैं, सवाल बनते हैं, वो सारी चीज़ें अपन इस 10 से 15 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे। समय कम लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चीज़ों को कम करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो इतनी ही हैं, तो उसमें बताने में उतना ही टाइम लगेगा। समझदार हो आप, है ना। तो सरूपण समावयवता को शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप इतना तो समझ चुके होंगे कि समावयवता दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक समावयवता और एक कौन सी हो जाएगी, त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के अंदर भी अलग अलग प्रकार है, स्थिति समावयवता, श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, चलावयवता, मध्यवयवता, ये सारे के सारे संरचनात्मक समावयवता के प्रकार होते हैं, जो अपने पहली क्लास में पढ़ा। फिर अपन ने देखा कि जो त्रिविम समावयवता होती है वो दो प्रकार की होती है, एक विन्यासी, एक सरूपण। सरूपण वही जो अपन आज पढ़ रहे हैं, और विन्यासी के दो अलग अलग प्रकार थे, एक ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय समावयवता और एक ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशिक समावयवता। तो उनकी अलग अलग एक क्लास आ चुकी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक अलग क्लास है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक अलग क्लास है आज फाइनली, और ये शायद समावयवता की चौथी क्लास है। और आज जो है वो फाइनली अपन जो है इस समावयवता आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर का डी एंड करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं बताने को, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये आप कंफर्म मानिए जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल आपको 110% यहीं से मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले सरूपण समावयवता की अगर मैं बात करूं, होती क्या है सरूपण समावयवता। अगर आपने ज्यामितीय समावयवता वाला लेक्चर देखा है तो ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यामितीय समावयवता के अंदर मैंने आपको बताया कि ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन से उत्पन्न समावयवता जो है उसको अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। उस समय मैंने ये भी बताया था कि एकल बंध के सापेक्ष क्या होता है, मुक्त घूर्णन होता है, फ्रीली रोटेशन होता है एकल बंध के सापेक्ष। एक चीज मतलब इसको जो है वो नहीं, अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप जरूर देख लीजिए ज्यामितीय समावयवता। थोड़ा सा मैं इसको और समझा देता हूँ। मान लो अपने पास दो परमाणु हैं, अपन यहाँ पे परमाणु को यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास दो बोल है। ठीक है, एक मेरे पास ये बोल है और दूसरा मेरे पास ये बोल है। इस बोल के बीच में अगर मैं एक बॉन्ड डालता हूँ, अगर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाता हूँ, बॉन्ड बनाने का मतलब आप ये मान लो इसके बीच, दोनों बोलों के बीच में मैंने एक लकड़ी धंसा दी या कुछ भी एक इसके अंदर जो है वो चीज धंसा दी ऐसे। तो अब ये इसके बीच में लकड़ी धंसी है, तो क्या इस लकड़ी के सापेक्ष ये बोल घूम सकती है? बिल्कुल फ्रीली रोटेट कर सकती है, जितना आप चाहे उतना इसको घुमा सकते हैं। 360 डिग्री ये रोटेट कर सकती है, कितना भी आप 15 डिग्री घुमा सकते हो, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कितना भी घुमा सकते हो, जितनी आपकी मर्जी। इधर वाली बोल भी घूम सकती है क्योंकि इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और एक होता है कि मैं इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दूं, है ना, मैं इसके बीच में एक और लगा दूं। अब ये बॉल इसके सापेक्ष नहीं घूम सकती क्योंकि इसके बीच में मैंने क्या कर दिया, दो बॉन्ड बना दिए। तो अगर दो बॉन्ड होते हैं ना, दो बॉन्ड होते हैं तब तो होता है प्रतिबंधित घूर्णन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और अगर इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, तो उसके सापेक्ष ये जो परमाणु है ये फ्रीली रोटेट करते हैं और इसी को सरूपण समावयवता कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है कि एकल बंध के सापेक्ष जो मुक्त घूर्णन होता है, ये एकल बंध है, इसके इधर बोल है, इसके इधर भी बोल है, ये मान लो आपका एकल बंध है और इसके इधर भी बोल, इधर भी बोल, है ना, ये इधर परमाणु मान लो। तो एकल बंध के सापेक्ष जो फ्री रोटेशन होता है, जो मुक्त घूर्णन होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, सरूपण समावयवता। इतना इजी डेफिनेशन है। यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड फ्री रोटेशन होगा, डबल बॉन्ड है उसके अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है फ्री रोटेशन हो रहा है तो उससे सरूपण समावयवी बनेंगे, डबल बॉन्ड है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है तो उससे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। इन चीजों में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सरूपण समावयवता होती क्या है। एकल बंध के सापेक्ष, एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन से उत्पन्न समावयवता। एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन, मुक्त घूर्णन से उत्पन्न समावयवता क्या होती है, सरूपण समावयवता। मुक्त घूर्णन से उत्पन्न समावयवता, ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा दिमाग पर रखना है। यानी कि अगर इंग्लिश में बात करूं तो फ्रीली रोटेशन, फ्रीली रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, अबाउट सिंगल बॉन्ड। दूसरी चीज यहां पे इंपॉर्टेंट आती है कि सरूपण समावयवियों की संख्या कितनी होगी। अब खुद आप सोचिए इस चीज को, आपको आंसर मिल जाएगा, खुद सोचिए। सरूपण समावयवियों की संख्या कितनी होगी, सरूपण समावयवियों की संख्या बताइए। सरूपण समावयवियों की संख्या, यानी कि सिंपल सी बात है, सरूपण समावयवियों की संख्या कितनी होगी, कितने आप सरूपण समावयव बना सकते हैं। मान लो ये एक कोई भी अपने पास यौगिक है और इसके बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, तो मैं इस परमाणु को, इस ग्रुप को मैं जितना चाहे घुमा सकता हूं। मैं 0 डिग्री घुमाऊं, मैं 1 डिग्री घुमाऊं, मैं 2 डिग्री घुमाऊं, मैं 3 डिग्री घुमाऊं, मैं 4 डिग्री घुमाऊं, 5 डिग्री घुमाऊं, 6 डिग्री घुमाऊं,
हर एक डिग्री अलग घुमाने में एक अलग प्रकार का समावयवी बनेगा। यानी कि इसके अंदर जो बनने वाले सरूपण समावयवियों की संख्या होती है वो अनंत होती है। तो कहीं पे भी आपको ये पूछ लिया जाए कि सरूपण समावयवियों की संख्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। अब उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर एथेन का पूछ लिया तो, ब्यूटेन का पूछ लिया तो, साइक्लोहेक्सेन का पूछ लिया तो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समावयवी, सरूपण समावयवी नाम दिख जाए और उसकी संख्या पूछ ले तो अनंत लगाना बस। आपसे पूछ ले एथेन के सरूपण समावयवियों की संख्या कितनी होगी, अनंत। ब्यूटेन के सरूपण समावयवियों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। क्योंकि अपन एक सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष जितनी अपनी मर्जी है ना उतना उसको रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीली रोटेट है इसके अराउंड। तो जितना अपन चाहे उतना रोटेट कर सकते हैं, तो उतने समावयवी बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि अनंत समावयवी इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में समझना है, सरूपण समावयवता के बारे में, कि एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन से उत्पन्न समावयवता क्या होती है, सरूपण समावयवता। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड कोई परमाणु है, तो ये जितना चाहे आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, और जितना चाहे रोटेट करवा सकते हैं, इसी वजह से इसके जो सरूपण समावयवों की संख्या बनेगी वो कितनी होगी, अनंत होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें देखनी है। क्या चीजें देखनी है सर, हमें यहाँ पे देखना है एक तो एथेन के सरूपण, एक तो हमें एथेन के सरूपण देखने, एक ब्यूटेन के सरूपण देखने, और एक साइक्लोहेक्सेन के सरूपण देखने। तीन चीजें अभी अपन को और पढ़नी है, एथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, इन तीनों के सरूपण अपन को देखने हैं। और मोस्टली यहाँ पे जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि किसका स्थायित्व ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। 90% चांस ये है कि सवाल आपको ये जो एथेन के सरूपण हैं या फिर ब्यूटेन के सरूपण हैं उनके स्थायित्व को लेकर के, स्टेबिलिटी के ऑर्डर को लेकर के पूछा जाएगा। तो वो चीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको अपन इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बता देता हूं, या फिर मैं यही बता देता हूं। जैसे कि पहले अपन पढ़ लेते हैं एथेन के सरूपण, एथेन के सरूपण, कन्फर्मर्स ऑफ एथेन। एथेन के सरूपण क्या होते हैं, देखो एथेन क्या होता है, एथेन का फॉर्मूला सबको लिखना आता है भाई। एथेन का मतलब कार्बन इसके अंदर कितने होंगे साहब, 2 होंगे, और 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे। ये एथेन का फॉर्मूला है। अपन यहाँ पे एथेन के सरूपण बनाएंगे किससे, न्यूमेन से। एक तो बनाने का तरीका है सोहार्स वाला, एक न्यूमेन वाला, दो अलग अलग तरीका है। सोहार्स वाला अपन को नहीं देखना, अपन न्यूमेन प्रक्षेपण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूमेन प्रक्षेपण। न्यूमेन प्रक्षेपण क्या होता है, एक कार्बन को अपन दर्शाते हैं ऐसे डॉट से, ये एक कार्बन को अपन ने दर्शा दिया डॉट से, जो आगे वाला कार्बन है ना, जो आगे वाला कार्बन है वो डॉट से, और दूसरे वाले कार्बन को अपन ने दर्शा दिया ऐसे सर्कल से। ये दूसरा वाला कार्बन है, इसको सर्कल से दर्शा दिया। तो ये तो क्या है, अग्रस्त कार्बन, और ये आपका पश्च कार्बन है। समझ गए, 2 कार्बन है ना इसके अंदर, 2 कार्बन है, देखो C2, तो ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। अब इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा अपन इसको बना देते हैं। ये तो उससे बेकार बन गया, बन जा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये C2H6 है, मतलब इसका लिखने का मतलब ये है CH3 है ना। समझ गए इस चीज को भाई। एथेन क्या होता है, C2H6 होता है ना। एल्केन का फॉर्मूला नहीं बना रहा है तो अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, टेंशन मतलब C2H6 होता है, लेकिन आई थिंक इतना तो आता होगा। अब इसको जब आप लिखते हैं ना चेन फॉर्म में, तो ऐसे लिखते हैं CH3 ऐसे लिखते हैं, इतना तो पता है। अब देखो ये एक कार्बन हो गया साहब, ये कार्बन हो गया, और एक कार्बन ये हो गया। इस कार्बन से भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए सर, 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, और इस कार्बन से भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। समझना मेरी बात को। ये जो कार्बन है, 2 कार्बन, एक तो ये वाला कार्बन है और एक ये गोला जो है ये भी कार्बन है। ठीक है, मैं आपको न्यूमेन वाला सिखा रहा हूं, मैं आपको न्यूमेन प्रक्षेपण सिखा रहा हूं। इस प्रकार का जो प्रक्षेपण होता है ना उसको बोलते हैं न्यूमेन प्रक्षेपण। तो ये इसके पास 3 हाइड्रोजन है साहब, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बना दिया 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। ये कार्बन है, तो इस कार्बन के पास 1, 2 और 3 हाइड्रोजन हो गए इस कार्बन के पास। अब मैं इस चीज को क्या करता हूं, मैं इस चीज को 60 डिग्री क्या कर देता हूं, रोटेट कर देता हूं। मैं इस चीज को क्या कर देता हूं, 60 डिग्री रोटेट कर देता हूं। किसको रोटेट करूंगा, ऑब्वियसली ये जो कार्बन है इसको मैं रोटेट करूंगा। ये जो कार्बन है ना बिंदु पॉइंट वाला, ये यहीं पे रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें ये यहीं पे रहेंगे। रोटेट करूंगा मैं इसको रोटेट करूंगा मैं 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो मैं कैसे आएगा, देखो ये जैसे के हैं वैसे के वैसे बना दो। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनको अगर मैं 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये ऐसे आ जाएंगे। देखो ये हाइड्रोजन,
ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना दो। तो ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका तीसरा हाइड्रोजन। अब ये स्ट्रक्चर बन गई। मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट किया, या फिर यूं समझ लो कि इसको मैंने 60 डिग्री रोटेट किया, है ना। पहले ये बढ़ा लिया मैंने, अब इसको मैंने 60 डिग्री रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ गया। ये हाइड्रोजन क्या देखो यहाँ पे था, मैंने इसको घुमा के ऐसे कर दिया 60 डिग्री, तो ये घुमाने पर ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। 60 डिग्री घूम गए, पहले जो थे उससे ये 60 डिग्री पे। तो इनके और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा कितना है साहब, इनके और इनके बीच में थीटा का मान 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है। समझ गए मेरी बात को, समझ गए। इसको ऐसे लिख लो अच्छे से समझ पाओगे, ये मैंने आपको 60 डिग्री रोटेट करके बता दिया, ठीक है। पहले आप ये समझ लो फिर ये समझ लो कि मैंने 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये 0 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो अलग अलग फॉर्म आपको दिखाई दे रही है एथेन की, इसमें से एक को बोलते हैं ग्रसित और दूसरे को बोलते हैं सांत्रित। इंग्लिश में बात करूं तो एक को बोलते हैं इक्लिप्स्ड और दूसरे को बोलते हैं स्टेगर्ड। इक्लिप्स्ड कौन सा होता है, इक्लिप्स्ड का मतलब ये होता है ग्रसित और सांत्रित। हिंदी वाले सुन लो पहले, ग्रसित और सांत्रित। ग्रसित का मतलब होता है कि ऐसे सरूपण समावयवी जिनके अंदर हाइड्रोजन परमाणु पास पास में स्थित हो, है ना, हाइड्रोजन परमाणु पास पास में स्थित हो। तो हाइड्रोजन परमाणु पास पास में किसमें दिख रहे हैं सर, इसमें दिख रहे हैं, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। और ग्रसित को इंग्लिश में बोलते हैं इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड। ये हो जाएगा इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड की स्पेलिंग लिख दी क्या, ये हो जाएगा इक्लिप्स्ड, ठीक है। ये जो हो जाएगा ना, ये इसके अंदर ये हो जाता है ग्रसित के बाद में सांत्रित। सांत्रित क्या होता है सर, सांत्रित का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु अधिकतम दूरी पर हो, अधिकतम दूरी पर है। देखो ये 60 डिग्री पे रोटेट करिए, अब इसको अंदर मैं और रोटेट करूंगा, आप कहेंगे सर 70 डिग्री पे रोटेट करो, तो ये इसके पास आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन है ना, ये मान लो इधर आ गया, आपने 70 डिग्री पे रोटेट, तो ये पास में आ रहा है। अधिकतम दूरी जब होती है ना उसको बोलते हैं सांत्रित, और ये इसके बीच में न्यूनतम दूरी है, मतलब ये इसके पीछे है। यूं समझ लो ये हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन है और इसका हाइड्रोजन ये इसके पीछे है, तभी तो मैंने डॉट डॉट से बनाया, ये इसके पीछे है। समझ गए, तो ये इक्लिप्स्ड होता है। इक्लिप्स्ड या ग्रसित का मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम, हाइड्रोजन परमाणु के बीच में न्यूनतम दूरी हो तो उसे ग्रसित बोलते हैं। और सांत्रित को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेगर्ड, जिसका मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु के बीच में अधिकतम दूरी, ये हो जाएगा स्टेगर्ड या सांत्रित। तो दोनों का मतलब समझ गए, सांत्रित और ग्रसित के अंदर अंतर क्या होता है, समझ गए। ये एथेन के सरूपण है, ये एथेन के सरूपण है। अब आप कहेंगे सर एथेन के सरूपण तो 2 ही बनाए आपने, तो ये 2 मैंने बनाए हैं। अब आप जितना चाहे इसको रोटेट कर सकते हैं। भाई मैंने कहा 60 डिग्री रोटेट करो, आप इसको 60 डिग्री क्यों कर रहे हो, 1 डिग्री करो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जितनी आपकी मर्जी उतना कर सकते हो, है ना। तो अनंत समावयवी इसके अंदर बनेंगे, बट अपन के 2 इंपॉर्टेंट काम के हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आप। ग्रसित क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, हाइड्रोजन परमाणु के बीच में न्यूनतम दूरी। और सांत्रित का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के मध्य, हाइड्रोजन परमाणु के मध्य अधिकतम दूरी होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन एटम, अधिकतम दूरी होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ग्रसित के अंदर हाइड्रोजन परमाणु के बीच में न्यूनतम दूरी, इस चीज को आप लिखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु यानी हाइड्रोजन एटम के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको अच्छे से लिखेंगे। अब आपको जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखाई हैं उसको आप लिखो पहले, फिर अपन देखते हैं इनके अंदर स्थायित्व का ऑर्डर, फिर अपन क्या देखते हैं, स्थायित्व का ऑर्डर देखते हैं। इस चीज को लिख लो। अभी तक मैंने कितनी चीजें बताई है। सबसे पहले एकल बंध के सापेक्ष जो मुक्त घूर्णन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सरूपण समावयवता। बनने वाले सरूपण समावयवों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। पहले हमने शुरू किया एथेन के सरूपण समावयवी, हमने न्यूमेन से समझा। न्यूमेन कुछ नहीं, ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको न्यूमेन कहते हैं, है ना। और एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, इस प्रकार की, उसको बोलते हैं सौहार्द। तो वो अपन को नहीं देखना है, अपन न्यूमेन से देखेंगे। अब मैंने कहा मान लो इसके अंदर एथेन का पहले हमने देखा कि C2H6 होता है, यानी कि CH3CH3। तो ये जो हाइड्रोजन होता है ये कार्बन हो गया, और एक ये बार वाला कार्बन, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। पहले ये 0 डिग्री पर है तो इसको ग्रसित बोलते हैं। ग्रसित का मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु है उनके बीच में न्यूनतम दूरी है, मतलब कम से कम दूरी जो हो सकती थी वो दूरी अगर होती है तो ग्रसित कहते हैं। और उनके बीच में जितनी अधिकतम दूरी हो सकती है उसको अपन सांत्रित कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, सांत्रित कहते हैं। तो सांत्रित के अंदर जो है हाइड्रोजन परमाणु के बीच में डिस्टेंस या एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। ग्रसित के अंदर जो है वो
डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम होती है, और एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं आपको कि इनके बीच में सांतरित के अंदर हाइड्रोजन परमाणु के बीच में अधिकतम दूरी होती है, कम हो सकती है, एंगल कितना होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, स्टेगर्ड की ज्यादा होती है, ठीक है। इस चीज को मैं अभी लिखाऊंगा, पहले आप इतना लिख लो। अभी तक मैंने जितनी बातें बताई वो लिख लो, अभी तक मैंने जितनी बातें बताई हैं वो लिख लो, ठीक है। अब देखो, इसको बैठा दो मैं, अब देखो, ये क्या था, हमारा सांतरित था यानी कि स्टेगर्ड था, और ये हमारा था ग्रसित, ठीक है। तो स्थायित्व के लिए हमेशा याद रखना, स्थायित्व किसका ज्यादा होता है, स्थायित्व हमेशा सांतरित का, सांतरित का स्थायित्व ज्यादा होता है ग्रसित से, हमेशा इस चीज को याद रखना, ठीक है। स्थायित्व किसका ज्यादा होता है, सांतरित का ज्यादा होता है ग्रसित से, यानी कि स्टेगर्ड का इक्लिप्स्ड से ज्यादा होता है। ये आपका स्टेगर्ड है, स्टेगर्ड से किसका ज्यादा होता है, इक्लिप्स्ड का, इक्लिप्स्ड जो होता है उसका ज्यादा होता है, स्टेगर्ड से इक्लिप्स्ड का ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। सांतरित का ग्रसित से ज्यादा होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब इसका स्थायित्व ज्यादा है, सांतरित का स्थायित्व ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सांतरित का अगर स्थायित्व ज्यादा है मतलब इसका ऊर्जा क्या है, ऊर्जा इसकी कम है। भाई सांतरित का अगर स्थायित्व ज्यादा है, स्थायित्व ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है, सॉरी ऊर्जा कम है, तभी तो स्थायित्व होगा, ठीक है। ग्रसित के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऊर्जा ज्यादा होती है, देखो इसकी ऊर्जा कम है, स्थायित्व तो ज्यादा है ही, स्थायित्व तो ज्यादा है ही, ऊर्जा कम है, प्रतिकर्षण कम है, ठीक है, प्रतिकर्षण कम है, मरोड़ी तनाव क्या है, कम है, मरोड़ी तनाव यहाँ पे कम है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे कम हो जाएगी, मरोड़ी तनाव कम है, प्रतिकर्षण कम है, ऊर्जा कम है और स्थायित्व ज्यादा है। तो यहाँ पे सारा उल्टा हो जाएगा, मरोड़ी तनाव ज्यादा, प्रतिकर्षण ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा, स्थायित्व कम। तो इस चीज को उल्टा कर देना इधर। लेकिन मेन जो काम की बात है वो ये है कि सांतरित का स्थायित्व ग्रसित से ज्यादा होता है, और ये एथेन के स्वरूपण में इतनी बातें याद रखनी। कितनी बातें याद रखोगे, बहुत ईजी है। एथेन के स्वरूपण में दो रूप होते हैं, एक ग्रसित एक सांतरित। ग्रसित का मतलब इसके अंदर थीटा 0 डिग्री है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के बीच में न्यूनतम दूरी है। सांतरित का मतलब हाइड्रोजन परमाणु के बीच अधिकतम दूरी है, थीटा 60 डिग्री है। समझ गए बात को। स्थायित्व सांतरित का ज्यादा होता है ग्रसित से, बस। अब अपन को देखना है ब्यूटेन के स्वरूपण समावेवी, मिटा दो इसको, चल अब हेडिंग लगाएंगे ब्यूटेन के स्वरूपण समावेवी, एन ब्यूटेन के। अब ब्यूटेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, सोचो ब्यूटेन स्ट्रक्चर क्या होती है, C4H10, वही होता है ब्यूटेन। अपन को देखना है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन की स्ट्रक्चर में बनाओ, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, वही अपन उसी को बनाएंगे। देखो मुझे यहाँ पे 4 बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी जगह में ज्यादा लूंगा। ये तो फिक्स होता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ये फिक्स होते हैं, इनके अंदर अपन को कोई छेड़खानी नहीं करनी, इनके अंदर कोई अपन को छेड़खानी क्या करनी है, नहीं करनी, ठीक है। तो ये हो गया एक कार्बन सर, जो आगे वाला कार्बन, और ये गोला पीछे वाला कार्बन। ये जो बिंदु है ये आगे वाला कार्बन, ये गोला पीछे वाला कार्बन। अब आप कहेंगे सर इसमें तो आपने 2 ही कार्बन बनाए सर, कार्बन तो इसके अंदर 4 होते हैं, इसकी संरचना C4H10 होती है सर। इसको जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब ये कार्बन अपन को पकड़ना है। तो इस कार्बन के पास एक CH3 2 हाइड्रोजन है, इसी कार्बन के पास एक CH3 2 हाइड्रोजन है, मतलब हर कार्बन के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे और एक CH3 समूह होगा, ठीक है। तो इसके पास एक CH3 है और 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक CH3 है और 2 हाइड्रोजन है, बस। मतलब यहाँ पे ये बिंदु वाली संरचना नहीं बदलेगी, तो सारे के अंदर ये सेम चिपका दो। ये मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, आप खुद बना सको। कुछ नहीं करना, बस ये आपको संरचना थोड़ी सी आनी चाहिए और थोड़ा सा ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब बिंदु वाला में चेंज होता ही नहीं कुछ, ठीक है, तो उसको सेम एज इट इज बना दो। CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को बस घुमाने का काम है, क्या बचा है सर, घुमाने का काम। अब अपन को घुमाना है, बस क्या घुमाएंगे, देखो सबसे पहले अपन एक स्ट्रक्चर बना देते कुछ इस तरह की, जैसे कि मैंने बना दिया, यहां पे मैंने बना दिया CH3, ठीक है, यहां पे मैंने बना दिया CH3, ठीक है, दिख रहा है क्या आपको, ये थोड़ा सा बड़ा बना,
CH3, यहाँ पे मैंने बना लिया, ये देखो ये CH3, ठीक है, ये CH3 बना लिया। इस साइड मैंने बना लिया ये हाइड्रोजन, और इस साइड मैंने बना लिया ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इनके बीच में एंगल जो है वो कितना है, लगभग 0 डिग्री का एंगल है, लगभग 0 डिग्री का। अब मैंने इसको क्या किया, 6 डिग्री रोटेट कर दिया। ध्यान से देखो, बनाते जाओ, फिर मैं आपको कौन सी क्या कहलाती बताऊंगा। पहले बनाना आना चाहिए। जैसे ये पहले आपने बना ली, पहले आपने ये बना ली, अब इसको रोटेट करो 6 डिग्री। तो मैंने मान लो इसको 60 डिग्री रोटेट किया, तो ये जो CH3 इसके पास था ये यहाँ पे आ गया CH3, ये हाइड्रोजन इधर आ गया और ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ये 60 डिग्री रोटेट किया, और 60 डिग्री रोटेट करो, और 60 डिग्री रोटेट करो, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और करो 60 डिग्री रोटेशन, ये CH3 घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। बताओ इसको बनाने में किसी को कोई दिक्कत आएगी? इतना इजी है, कोई दिक्कत आएगी बताओ? फिर मैं इसको बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको सिखाऊंगा। पहले ये सीखे कि नहीं सीखे बताओ? एक संरचना पहले बना लो, कोई भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना लो, ये बना ली कि भाई CH3 के पास CH3, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन, पास पास बना दिए हमने सारे। अब 60 डिग्री रोटेट करते जाओ, 4 स्ट्रक्चर बना लो, 60 डिग्री रोटेट करते जाओ, 4 संरचना बना लो। ये हो गए ब्यूटेन के सरूपण समावेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दो हमें ऐसे दिख रहे हैं जिसमें ये हाइड्रोजन परमाणु पास पास है, जैसे कि इसमें देखो हाइड्रोजन परमाणु पास पास है, इसमें देखो हाइड्रोजन परमाणु पास पास है, और दो ऐसे दिख रहे हैं जिसमें ये दूर दूर है, मतलब दो के अंदर परमाणु दूर दूर है और दो के अंदर परमाणु पास पास है। अब पीछे वाला याद करो, एथेन वाला, जब परमाणु पास पास में होते हैं तब अपन क्या कहते हैं? तब अपन क्या कहते हैं? इक्लिप्स्ड, ग्रसित। और जब परमाणु दूर दूर होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? सांत्रित। तब उसको अपन क्या कहते हैं? सांत्रित, यानी कि स्टेगर्ड। अब अगर इनमें से आपको स्थायित्व पूछे, अगर आपसे स्थायित्व पूछे तो इतना तो आप कंफर्म हो जाइए कि जो दूर दूर वाले हैं उनका स्थायित्व पास पास वाले से कम होगा। मतलब कि जो आपका सेकंड है और जो 4 है इनका स्थायित्व फर्स्ट और थर्ड से तो ज्यादा होगा। इतनी बात तो आप समझ ही चुके होंगे। क्यों? क्योंकि ये किसका फॉर्म है? इक्लिप्स्ड का, ग्रसित का। ये सांत्रित का है, ये भी सांत्रित का है, ये ग्रसित का है कि नहीं भाई? जिसके अंदर परमाणु पास पास होते हैं वो ग्रसित है, तो इसके अंदर पास पास नहीं है, दूर दूर है तो सांत्रित, पास पास है तो ग्रसित, दूर दूर है तो सांत्रित। तो ये एक तरीके से उन्हीं के प्रकार है। अब इनको अपन अलग अलग कहते हैं कि मान लो जैसे कि ये ग्रसित है, तो यहां पे इसको अपन कहते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। इसको अपन क्या कहते हैं? फुल्ली इक्लिप्स्ड, यानी कि पूर्ण रूप से ग्रसित। हिंदी में बात करूं, पूर्ण ग्रसित, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब ये भी इक्लिप्स्ड है, लेकिन ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर CH3 के जस्ट नीचे CH3 आ रहा है, यानी कि सारे एक दूसरे को ढक रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन CH3 को, तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, आंशिक ग्रसित। हिंदी में पहले लिखते हैं क्योंकि हिंदी वाले बच्चे नाराज हो जाते हैं। पार्शियली इक्लिप्स्ड, इसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। अब ये है स्टेगर्ड, ये दोनों स्टेगर्ड है। ये स्टेगर्ड जो इसके अंदर देखो CH3 और इसके अपोजिट CH3, यानी कि दोनों CH3 एक दूसरे के अपोजिट हो ना, तो ये एंटी स्टेगर्ड इसको बोलते हैं, एंटी स्टेगर्ड, एंटी स्टेगर्ड, ठीक है, यानी कि इसको प्रति बोला जाता है, प्रतिरूप, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये जिसके अंदर ये भी स्टेगर्ड है, लेकिन स्टेगर्ड की इस फॉर्म को बोला जाता है गोचे। ये ध्यान रखना, गोचे फॉर्म। ये क्या है? गोचे फॉर्म। तो ये इनके नाम हो गए। बताओ नामों में कोई दिक्कत? ये जो मैंने नाम लिखे इनके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये दोनों इक्लिप्स्ड हैं, इतना पता है। अब इसके अंदर CH3 सब एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, तो ये फुली इक्लिप्स्ड हो जाएगा, जबकि ये पार्शियल इक्लिप्स्ड है। अब इसके अंदर CH3 अपोजिट है तो एंटी स्टेगर्ड, और CH3 अपोजिट नहीं होते हैं तो इसको गोचे फॉर्म बोल देते थे। ये स्टेगर्ड की जो फॉर्म होती है इसको गोचे फॉर्म बोल देते हैं। अब आपसे स्थायित्व का ऑर्डर अगर पूछ लें तो क्या याद रखना आपको? इसको मिटा दो मैं, स्थायित्व पूछ रहे हैं तो स्थायित्व का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले स्टेगर्ड के दोनों आएंगे, मतलब ये दोनों पहले आएंगे। सर इन दोनों में से पहले कौन आएगा? एंटी स्टेगर्ड। इन दोनों में पहले कौन आएगा? एंटी स्टेगर्ड, तो ये हो जाएगा एंटी स्टेगर्ड। फिर कौन आएगा सर? फिर आप एक ही बचा स्टेगर्ड का, गोचे, फिर गोचे आएगा, फिर गोचे आ गया। अच्छा उसके बाद कौन आएगा सर? उसके अंदर इक्लिप्स आएगा। इक्लिप्स में भी कौन आएगा? पहले पार्शियली आएगा, फिर सबसे लास्ट में इसका, तो इसका काम होता है फुली का, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, और फिर आ जाएगा फुली इक्लिप्स्ड। तो ये स्थायित्व का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए।
हिंदी में लिख सकते हैं ये आपका आंशिक घर्षित और ये आपका पूर्ण घर्षित। ठीक है, ये स्थायित्व ऑर्डर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये स्थायित्व का ऑर्डर है। ठीक है, याद रख लोगे भाई, इतना तो याद है कि स्ट्रेगर्ड वाले पहले आएंगे, ग्रसित वाले बाद में आएंगे। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि एंटी वाला इन दोनों में, भाई स्ट्रेगर्ड में भी दोनों में पहले एंटी वाला आएगा और ये सबसे लास्ट में आएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है ना, ये तो पूरी तरीके से इक्लिप्स्ड है और इक्लिप्स्ड का कम होता है, ये पूरी तरीके से इक्लिप्स्ड है तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये थोड़ा सा इक्लिप्स्ड है तो थोड़ा पहले आ जाएगा। बस कोई भी तरीका अपना के बस याद होना चाहिए, इतनी सी बात है। तो इसमें सवाल कैसा बनेगा सर? ब्यूटेन के अंदर सवाल कुछ नहीं बनेगा, सवाल इसके अंदर ये बनेगा कि इसके अंदर स्थायित्व का क्रम क्या है, बताइए। एक ही सवाल बनेगा, और भी कोई सवाल बनेगा यहां से आप कर सकते हो, बस कोई भी बनो, कोई मतलब नहीं। चलो चलो बच्चों, अब लास्ट एक बचा है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है सर? साइक्लोहेक्सेन क्या होता है बताइए? साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन के भी अपन को सरूपण समावयवी पढ़ने और इसके अंदर बस केवल स्थायित्व का ऑर्डर आप याद रख लो, इतना भी काफी है। साइक्लोहेक्सेन, 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 इसके अंदर आपको इसके जो सरूपण समावयवी होते हैं, सरूपण समावयवी, साइक्लोहेक्सेन के सरूपण समावयवियों का स्थायित्व, ये अपन को देखना है, कुछ नहीं याद रखना। देखो सबसे पहले आएगा चेयर, जैसे मैं कहूं वैसे याद रखो। चेयर, सबसे पहले चेयर, चेयर को हिंदी में कहते हैं कुर्सी, कुर्सी। ठीक है, पहले चेयर, सबसे लास्ट में हाफ चेयर, आधी कुर्सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? हाफ चेयर। थोड़ा अच्छा लिखते हैं, ये हो जाएगी चेयर, सबसे पहले चेयर, फिर आएगी हाफ चेयर। ठीक है, तो ये चेयर यानी कि कुर्सी और हाफ चेयर। अब चेयर के बाद में जो आएगा ना, वो आएगा ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट, और उसके बाद में आ जाएगा बोट, और उसके बाद में ये है बोट को कहते हैं नौका, नाव। ठीक है, तो ये स्थायित्व का क्रम है। चेयर कैसी होती है? चेयर कैसी होती है देखो, बनाओ देखो, इस तरह की जो संरचना होती है ना, इस तरह की, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। और बोट फॉर्म कैसी होती है देखो, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं बोट फॉर्म। तो ये चेयर फॉर्म है, ये बोट फॉर्म है, और स्थायित्व ऑर्डर ये हो जाएगा चेयर, ट्विस्टेड बोट, बोट, हाफ चेयर। याद कैसे रखोगे? पहले चेयर, लास्ट में हाफ चेयर, पहले चेयर, लास्ट में हाफ चेयर। ठीक है, फिर ट्विस्टेड बोट और बोट, ट्विस्टेड बोट और बोट। बस ये साइक्लोहेक्सेन के स्थायित्व का क्रम आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सरूपण समावयवता क्लियर। एक बार मैं इसका फुल रिव्यू दूं पूरे का, बहुत आसान है। सरूपण समावयवता के अंदर जो जो बातें आपको दिमाग में रखनी है वो मैं एक बार बता रहा हूं, बस दिमाग खुला रखना है, बैठ जाना। पहली चीज, एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन से उत्पन्न समावयवता। बिल्कुल सही सर, एकल बंध होता है उसके सापेक्ष मुक्त घूर्णन से जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको हम सरूपण समावयवता कहते हैं। दूसरी चीज सर, सरूपण समावयवियों की संख्या कितनी होगी? अनंत, कितना भी घुमा सकते हैं, अनंत। एथेन पूछे, ब्यूटेन पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, समावयव की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। ठीक है सर, अब और क्या पढ़ना है सर? और पढ़ना है एथेन के सरूपण, ब्यूटेन के सरूपण और साइक्लोहेक्सेन के सरूपण। सर एथेन वाले बताओ। एथेन के अंदर दो बनेंगे, एथेन के अंदर दो बनेंगे, कौन कौन से? अब अपन ने बना के देख लिए, एक बनता है ग्रसित, एक बनता है सांत्रित। सर ग्रसित और सांत्रित क्या होता है? मैं तो कुछ पता ही नहीं। ग्रसित का मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु पास पास में हो, उनके बीच में न्यूनतम दूरी हो तो उसको ग्रसित कहते हैं। और सांत्रित के अंदर जब हाइड्रोजन परमाणु अधिकतम दूरी पर हो, उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो तो उसको सांत्रित कहते हैं। ग्रसित के अंदर जो एंगल होता है थीटा वो 0 डिग्री होता है, जबकि सांत्रित के अंदर कितना होता है? 60 डिग्री होता है। सर स्थायित्व किसका ज्यादा होता है? सांत्रित का ज्यादा होता है ग्रसित से, यानी कि स्ट्रेगर्ड का ज्यादा होता है इक्लिप्स्ड से। ये हो गया एथेन के अंदर, तो ये चीजें आपको एथेन में याद रखनी है। फिर सर आते हैं ब्यूटेन पे। ब्यूटेन के अंदर 4 बनेंगे, कुछ नहीं करना, आपको एक बनाना है। सबसे पहले देखो, आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बन डॉट वाला, एक कार्बन सर्कल वाला। डॉट वाले कार्बन के पास भी एक CH3 2 हाइड्रोजन है और बाकी वाले के पास भी एक CH3 2 हाइड्रोजन है। तो पहले आप डॉट वाले के बना दो CH3 2 हाइड्रोजन, सबके अंदर बना दो। फिर जो एक CH3 हाइड्रोजन कैसे भी रख दो, फिर उसको 60 डिग्री रोटेट करते जाओ, तो 4 संरचना आपके पास आएगी।
चार संरचना में 2 आपके पास स्टेगर्ड होगी, 2 आपके पास इक्लिप्स्ड होगी। जो 2 इक्लिप्स्ड होगी उसमें अगर CH3 को ढक रहा है तो वो फुली इक्लिप्स्ड है, और CH3 हाइड्रोजन को ढक रहा है तो वो पार्शियली इक्लिप्स्ड हो जाएगा। स्टेगर्ड में भी 2 बन रहे हैं, CH3 दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे तो एंटी स्टेगर्ड, अन्यथा वो गोचे फॉर्म हो जाएगी। फिर स्थायित्व कैसे याद रखना सर? स्थायित्व में स्टेगर्ड का तो ज्यादा होता ही है और इक्लिप्स्ड का कम होता है, यानी कि सांतरित का ज्यादा, ग्रसित का कम। अब सांतरित का ज्यादा होता है तो सांतरित में भी पहले कौन आएगा? एंटी वाला, जो ऑपोजिट है ना CH3 वो पहले आ जाएगा, फिर गोचे आ जाएगा, फिर आपका पार्शियली इक्लिप्स्ड यानी कि आंशिक रूप से ग्रसित और फिर पूर्ण रूप से ग्रसित। फिर हमने पढ़ा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में कुछ भी नहीं याद रखना, 4 बातें याद रखनी। सबसे पहले चेयर, फिर ट्विस्टेड बोट, फिर बोट, फिर हाफ चेयर। चेयर, ट्विस्टेड बोट, बोट, हाफ चेयर, ये इसके स्थायित्व का ऑर्डर है, बस ये आपको याद रखना है। ये आपका यहाँ पे सरूपण समावयवता के अंदर जितनी बातें पढ़नी थी वो पढ़ ली, और आज ये हमारा समावयवता वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई, अगर आपको पीछे वाली क्लास से समझ में आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा सिलेबस आपको करवाऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मुझे पता चले। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।